हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ लीजा। तो यहाँ पे एक्चुअली कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी, ये आहत के वजह से एक्चुअली, क्योंकि अभी इतना टाइम इसके पीछे मुझे देना होता है कि वीडियो बनाने का एक्चुअली मुझे टाइम ही नहीं मिलता है। तो कुछ दिन पहले मुझे किसी महिला ने एक्चुअली ये पूछा था कि अगर मेरे फैलोपियन ट्यूब्स में कोई ब्लॉकेज वगैरह नहीं है या फिर छोटा मोटा ब्लॉकेज है तो वो लैप्रोस्कोपी से हट गया, फिर भी आई एम नॉट गेटिंग प्रेग्नेंट, सो इन दैट केस मुझे क्या करना चाहिए। तो देखिए, मेरा भी एक टाइम पे ये सवाल था जब मैं HSG टेस्ट पे गई थी। मैंने डॉक्टर से पूछा भी था कि अगर फैलोपियन ट्यूब्स में ब्लॉक है तो मुझे क्या करना चाहिए, इसका नेक्स्ट स्टेज क्या है, या फिर एक ट्यूब में ब्लॉक है और एक ट्यूब बिल्कुल भी ओपन है तो उसमें मुझे क्या करना चाहिए। तो डॉक्टर ने मुझे जो बताया था और मैंने घर पे आके जो रिसर्च वगैरह किया था, और हाल ही में मेरे एक ऑफिस मतलब कलीग का कुछ दिन पहले ही उसका भी एक लड़का हुआ, तो उसका भी सेम प्रॉब्लम था। तो उन्होंने क्या क्या प्रोसेस अप्लाई किया था, उनके साथ क्या हुआ था, सारे डिटेल्स मैंने उनसे पूछा। तो मुझे लगा वो आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल है। वही सारे नॉलेज, सारे डिटेल्स मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो एक्चुअली ये सुबह से सोया नहीं है, तो बहुत परेशान कर रहे हैं सुबह से। तो मैंने सोचा चलो इसको लेके ही वीडियो बना देती हूँ, वरना मेरा वीडियो कंप्लीट नहीं होगा। तो ठीक है, अब बात करते हैं अब वीडियो के बारे में। देखिए, अगर आपको पता ही है कि पहले आपको ये जांच करना है कि आपका जो आप बहुत दिन से कोशिश कर रहे हो, 1 साल से आपका एज भी बिलो 30 है लेकिन फिर भी आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो, तो फर्स्ट आपको जो जानना है कि आपका जो फैलोपियन ट्यूब्स है वो ओपन है या नहीं, जो मोस्टली HSG टेस्ट के द्वारा किया जाता है। मेरा भी HSG टेस्ट हुआ था, उसका एक्सपीरियंस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। अब मैं बात करती हूँ HSG टेस्ट में। अगर आपका ये आ रहा है कि आपका फैलोपियन ट्यूब्स वगैरह ओपन है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, या फिर जैसे मेरी तरह का छोटा मोटा प्रॉब्लम था, तो वो HSG टेस्ट से बिल्कुल भी हट गया है। अब उसके बाद भी अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो, देन व्हाट शुड यू डू। तो मैंने जैसे डॉक्टर से पूछा था, डॉक्टर ने मुझे बताया था IUI के बारे में। IUI मतलब इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। ये भी एक बहुत ही यूजफुल प्रोसेस होता है जिसके द्वारा आप इजीली कंसीव कर सकते हो। तो तभी मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था व्हाट इज IUI, ये कैसे होता है, क्यों किया जाता है, इसका कॉस्ट क्या है। तो सब कुछ मैंने डॉक्टर से पूछा था। मैं मेरे डॉक्टर से बहुत ज़्यादा फ्रैंक हो गई थी, क्योंकि 1 डेढ़ साल से मैं उनसे ही ट्रीटमेंट करवा रही थी। और मैंने घर पे आके थोड़ा बहुत इंटरनेट सर्च भी करती थी तब, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्यूरियस थी जिन लोगों का IUI हुआ था। मेरे ऐसे बहुत 2-3 जान पहचान वाले हैं जिन उन लोगों से भी मैंने पूछा था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बता देती हूँ IUI कब किया जाता है। अगर आप मतलब किसी भी कपल की, दोनों की रिप्रोडक्टिव पार्ट में अगर कोई भी प्रॉब्लम है, तो फिर डॉक्टर आपको IUI करवाने की सलाह देते हैं। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी की अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, मतलब आपके सारे रिपोर्ट्स वगैरह नॉर्मल है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो नेचुरली, देन डॉक्टर आपको IUI करवाने की सलाह देते हैं। बहुत सारे केसेस में ऐसा होते हैं कि हस्बैंड काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं या फिर वाइफ बाहर रहते हैं, तो दोनों की जो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरकोर्स है वो बहुत ज़्यादा कम है। डॉक्टर उन लोगों के केस में भी IUI डॉक्टर सलाह देते हैं। एंड द लास्ट केस इज, अगर आपके हस्बैंड के जो सीमेन है उसमें कोई प्रॉब्लम है, जिसका टेस्ट होता है एकदम स्टार्टिंग में, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है, तब भी जाके आपको डॉक्टर IUI करवाने की सलाह देते हैं। तो अब मैं बात करती हूँ इसके लिए क्या क्या कंडीशन, मतलब ऐसा क्या क्या कंडीशन है जो अगर आप में है तो ही डॉक्टर आपके IUI कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ कुछ कंडीशन है, जैसे आपकी एज जो है वो बिलो 35 होना चाहिए, क्योंकि 35 के ऊपर अगर आपका एज हो जाता है तो इन दैट केस IUI का जो सक्सेस रेट है वो बहुत ही कम हो जाता है। तो एज आपका बिलो 35 होना चाहिए। जैसे मेरे टाइम पे मेरा एज था 28, तो डॉक्टर ने मुझे बताया था कि मैं इजीली IUI करवा सकती हूँ। अगर HSG के बाद भी
मेरा मैं कंसीव नहीं करती तो, क्योंकि मेरा फैलोपियन ट्यूब्स में कोई ब्लॉकेज वगैरह नहीं था, छोटा मोटा जो भी सिस्ट था वो मेरा HSG टेस्ट से ही हट गया था। ओके। और आपका, मैंने जैसे आपको बताया, आपका दोनों ही फैलोपियन ट्यूब या फिर किसी भी एक फैलोपियन ट्यूब्स आपका ओपन होना चाहिए, तब भी जाके आप IUI की प्रोसेस में जा सकते हो। क्योंकि दोनों फैलोपियन ट्यूब्स में कोई भी फैलोपियन ट्यूब्स अगर आपके ओपन नहीं है, देन IUI काम नहीं करेगा, देन यू शुड गो फॉर IVF। ओके। आपके हस्बैंड का जो स्पर्म काउंट है वो अच्छा होना चाहिए, एंड स्पर्म की जो मोटिलिटी है वो एटलीस्ट 50% होना चाहिए, तब जाके डॉक्टर आपको IUI की सलाह देते हैं। ये कंडीशन सारे फुलफिल होना चाहिए, तभी आप अगर IUI करते हो तो उसका आप मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप IUI करने के बाद कंसीव कर सकते हो। अब मैं आपको IUI के प्रोसेस के बारे में थोड़ा बहुत बता देती हूँ। उतना डिटेल्स में मैं बात एक्चुअली नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो, एक्चुअली आज सुबह से करंट नहीं है, यहाँ पे करंट ऑफ है, तो वहाँ को बहुत ज़्यादा परेशानी भी हो रही है बेटा। तो अब मैं बात करती हूँ IUI प्रोसेस की। IUI प्रोसेस की जो फर्स्ट स्टेप होता है वो स्टार्ट होता है, आपका मेंस्ट्रुअल पीरियड है उसकी 3rd डे से स्टार्ट होता है। मोस्टली डॉक्टर कुछ इंजेक्शन या तो फिर मेडिसिन वगैरह देते हैं जो आपको चालू करना होता है आपके मेंस की 3rd डे से, और वो 5 to 7 डेज तक वो चलते हैं। वो एक्चुअली दिया जाता है आपका जो फॉलिकल का साइज है उसको ग्रो करवाने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ स्टेप 2 की। आफ्टर 5 to 6 डेज मेडिसिन चलने के बाद डॉक्टर आपको क्लिनिक विजिट करने के लिए बोलते हैं। विजिट करने के बाद नॉर्मल TVS होता है, ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी, मतलब एक प्रोब जैसा आपके वेजाइना के अंदर डाला जाता है, उसके द्वारा मॉनिटर किया जाता है आपका फॉलिकल का साइज। मतलब जैसे फॉलिक्यूलर मेट्रिक स्टडी होता है जो मेरे केस में भी हुआ था, वही होता है इसके ये टाइम पे। मतलब एक दिन छोड़ छोड़ के आपका जो USG होता है, ट्रांसवेजाइनल स्कैन होता है, उसके द्वारा ये देखा जाता है जो फॉलिकल का साइज है और जो एंडोमेट्रियम का साइज है वो प्रॉपर ग्रो हुआ है कि नहीं। क्योंकि अगर प्रॉपर ग्रो नहीं होता है तो इन दैट केस आपको वो साइकिल पे IUI आपका नहीं किया जाता है। क्योंकि अगर फॉलिकल का साइज और एंडोमेट्रियम का साइज प्रॉपर नहीं है तो इन दैट केस IUI का सक्सेस रेट भी बहुत कम होता है। तो मोस्टली एंडोमेट्रियम का साइज 8 मिलीमीटर होना चाहिए, और फॉलिकल का जो साइज है वो एटलीस्ट 18 मिलीमीटर और मोर देन 18 मिलीमीटर होना चाहिए। अगर ये कंडीशन मैच कर जाते हैं, मतलब आपका जो एंडोमेट्रियम का साइज है, फॉलिकल का साइज है वो ग्रो हो जाते हैं, तो फिर हस्बैंड का जो सीमेन सैंपल है वो कलेक्ट किया जाता है। अगर वो टाइम पे हस्बैंड अवेलेबल नहीं रहते हैं तो 2 या 3 दिन पहले हस्बैंड के सीमेन सैंपल लेके वो फ्रीज किया जाता है लैब में। मोस्टली सीमेन सैंपल को लेके वो लैब में वॉश किया जाता है। मैंने डॉक्टर से पूछा था कि सीमेन सैंपल वॉश करने का मतलब क्या होता है, क्योंकि तभी मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था इस बारे में। तो डॉक्टर ने मुझे कहा था यही कि जो सीमेन सैंपल है वहाँ पे कभी कभी सेमिनल फ्लूइड वगैरह होते हैं, बहुत सारे शुक्राणु मतलब स्पर्म ऐसा होता है जिसका मोटिलिटी ज़्यादा नहीं होता है, तो वो स्पर्म को अलग किया जाता है। जो स्पर्म की मोटिलिटी वगैरह अच्छा होता है, वो स्पर्म से जो स्पर्म की मोटिलिटी अच्छा नहीं है वो अलग किया जाता है। इसी को सीमेन वॉश प्रोसेस कहा जाता है। अब मैं बात करती हूँ स्टेप 4 की। स्टेप 4 में आपको HCG इंजेक्शन दिया जाता है, जो कि मेरे केस में भी हुआ था। हाँ, मेरा IUI नहीं हुआ था, लेकिन फॉलिकुलर मेट्रिक स्टडी से जो प्रोसेस है वो इसमें भी सेम ही था। फॉलिकुलर मेट्रिक स्टडीज मेरा भी हुआ था। उसके बाद वहाँ पे देखा जाता था एंडोमेट्रियम का साइज क्या है, फॉलिकल का साइज क्या है, 18 मिलीमीटर अगर है। उसके बाद HCG इंजेक्शन आपको दिया जाता था। वो इंजेक्शन मोस्टली दिया जाता था जो 18 मिलीमीटर में पहुंच गया है जो फॉलिकल, वो रप्चर्ड होने के लिए वो इंजेक्शन दिया जाता था। अब मैं बात करती हूँ स्टेप 5 की, जो कि IUI का मेन प्रोसेस है। HCG इंजेक्शन देने के 36 to 40 आवर्स बाद डॉक्टर आपको कहते हैं क्लिनिक विजिट करने के लिए। क्लिनिक विजिट करने के बाद एक कैन्यूला होता है। कैन्यूला से जो आपके हस्बैंड का जो स्पर्म है जो वश किया गया है के द्वारा आपके वेजाइना में इंसर्ट करते हैं, और यूट्रस तक जो स्पर्म है उसको पहुंचाया जाता है। ये है मेन पार्ट IUI का।
अब बात करती हूँ मैं लास्ट स्टेप की, मतलब स्टेप नंबर 6 की। स्टेप नंबर 6 में होता है कि ये इंसेमिनेशन हो जाने के बाद डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन वगैरह प्रिस्क्राइब करते हैं फाइनल, ताकि फर्टिलाइजेशन हो जाए, फर्टिलाइजेशन अच्छे से हो जाए। इस वजह से डॉक्टर एक मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। और 15 से 20 दिन के बाद, कोई कोई डॉक्टर 18 दिन के बाद कहते हैं आपको नॉर्मल घर पे जो यूरिन टेस्ट होता है वो करवाने के लिए। अगर आपका गुड लक हुआ तो यूरिन टेस्ट अगर आपका पॉजिटिव आ गया, देन यू शुड विजिट योर डॉक्टर। देन आपका जो नॉर्मल प्रेगनेंसी का जो 9 मंथ का प्रोसेस है वो चालू हो जाता है। अब मैं बात करती हूँ कॉस्ट की। मुझे भी बहुत ज़्यादा टेंशन थी कॉस्ट को लेके जब डॉक्टर ने मुझे IUI के बारे में बताया था। सबको यही टेंशन होता है। तो देखिए, मैं मुंबई की बात कर रही हूँ क्योंकि मैंने ट्रीटमेंट करवाया था मुंबई से। तो मुझे डॉक्टर ने तब भी, मतलब आज से 1-1.5 साल पहले की मैं बात कर रही हूँ, तब मुझे डॉक्टर ने बताया था कि पर साइकिल 20,000 के आसपास खर्चा है, मतलब 15 to 20,000 के आसपास पर साइकिल IUI में आपका खर्चा आएगा। अब ये नहीं है कि आप फर्स्ट साइकिल में आपका IUI सक्सेस हो जाएगा। अगर आपका लक अच्छा है तो हो सकता है, अगर सब कुछ प्रॉपर है, फॉलिकल का साइज प्रॉपर है, एंडोमेट्रियम का साइज प्रॉपर है, डॉक्टर भी अच्छे थे, सब कुछ बहुत कुछ के ऊपर भी डिपेंडेंट होता है कि आपका IUI सक्सेस होगा कि नहीं। तो सब कुछ अगर प्रॉपर है तो फर्स्ट टाइम में भी आपका जो IUI साइकिल है वो सक्सेस हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि फर्स्ट टाइम पे वो सक्सेस नहीं होता है, सेकेंड टाइम पे जाके सक्सेस होता है। तो अगर एक बार में आप मतलब इसका सक्सेस नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि IUI प्रोसेस में आप कभी भी कंसीव नहीं कर सकते हो। मोस्टली डॉक्टर 2 to 3 टाइम्स ये कोशिश करते हैं। तो पर साइकिल 15 to 20,000 का खर्चा है। तो अगर आप IUI करते हो तो मैं एक ही बात आपको कहूँगी, अच्छे लैब से आपको ये करवाना है, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे ये कहा था कई कई जगह पे ऐसा होता है कि डॉक्टर एक जगह पे, मतलब एक जगह पे आपका IUI प्रोसेस हो रहा है, आप सीमेन सैंपल दे रहे हो एक जगह पे, वो प्रोसेस होने के लिए दूसरे लैब में भेजा जाता है। तो आपको कोई ऐसा लैब चूज करना चाहिए जहाँ पे आप, मतलब जहाँ पे आप सैंपल दे रहे हो वहां पे ही बाकी का प्रोसेस हो जाए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के टाइम पे टेम्परेचर चेंज होने की वजह से या फिर 1-2 दिन टाइम लगने की वजह से जो सैंपल है वो खराब हो जाता है। सो इन दैट केस IUI का जो सक्सेस रेट है वो कम हो जाएगा। तो इसीलिए आपको थोड़ा अच्छे लैब से, जहाँ पे फैसिलिटीज वगैरह बहुत ज्यादा है, वहाँ पे जाना चाहिए। कुछ ही दिन पहले मेरे एक दोस्त का भी ऐसा ही IUI प्रोसेस से हुआ। शी वॉज वेरी लकी, फर्स्ट टाइम भी उसने कंसीव कर दिया। तो मैंने उनके मुंह से भी यही सुना था कि लैब अच्छा होना चाहिए, क्योंकि IUI आप करवा रहे हो ठीक है, लेकिन उसका भी बहुत सारे प्रोसेस होता है और बहुत कुछ के ऊपर IUI के सक्सेस रेट डिपेंड करते हैं। वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि क्या क्या टॉपिक के ऊपर IUI का सक्सेस रेट डिपेंड करते हैं। अगर आप लोगों को वो जानना है तो मैं नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर बनाने वाली हूँ, क्योंकि IUI का सक्सेस रेट किस किस के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा, मैं जरूर उसके ऊपर नेक्स्ट एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का एक छोटा सा वीडियो। अगर आग की वजह से आपको कुछ थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम हो रहा होगा तो प्लीज वो इग्नोर करना। बेचारे आज सुबह से बहुत ज्यादा परेशान है। आई होप कि आपको आज का मेरा ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा है प्लीज मेरे चैनल एक लाइक कर देना वीडियो को, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग लाइफ ऑफ लीजा। बाय बाय।